एवरीवन, वेलकम टू मेरा क्लासेस। आई एम शिवा मिश्रा, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारी 26 थिंकर्स जो हमारे यूनिट 1 के थिंकर्स हैं, उनकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं। और इससे पहले हमारी जो फर्स्ट जो हमारे क्लासिकल थिंकर है इमाइल डर्कहाइम, उनकी क्लास भी हो चुकी है। आज हमारे सेकंड क्लासिकल थिंकर मैक्स वेबर की क्लास है। तो मैक्स वेबर है, जो उनका पूरा नाम है वो है मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल वेबर। ये नाम हम इनको शॉर्ट फॉर्म में मैक्स वेबर हमेशा पढ़ते हैं। इनका ये पूरा नाम है। इनका जो लाइफ टाइम था 1864 से 1920। ये जर्मनी के हैं, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है। इनसे पहले हमने बहुत सारे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट और पढ़े। जॉर्ज जेमल के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इसके आगे ये मैक्स वेबर है। इसके बाद हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है। तो सबसे पहले अब इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने इंटर मेथोडोलॉजीज में सबसे पहले इनकी इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है, वर्स्टेहन मेथड दिया था इन्होंने। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग या वर्स्टेहन मेथड जो मेथड है, उसका मतलब होता है हम किसी भी जो रिसर्च करते, जो स्टडी करते हैं, वो हम डीप स्टडी करते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी भी फिनोमेना की डीप अंडरस्टैंडिंग को, इंटरप्रिटेशन को हम बोलते हैं वर्स्टेहन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मल्टी कॉजल अप्रोच यूज किया था, या फिर कॉजल प्लूरलिज्म भी इसको बोलते हैं। मतलब इन्होंने किसी भी चीज के पीछे एक कॉज को नहीं, उन्होंने बोला था कि कोई भी चीज होती है उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। उन्होंने एक से ज्यादा कॉजेज ढूंढने की कोशिश की थी। जैसे कि हमने पॉजिटिविज्म वगैरह में देखा था, एक ही कॉज रहता है, लेकिन इंटरप्रिटेटिव स्टडी में इन्होंने मल्टी कॉजल अप्रोच अपनाई थी। उसके बाद इन्होंने सब्जेक्टिविटी में फोकस किया था, क्योंकि ये इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं, मतलब ये हार्मोनिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो वो जो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है वो पॉजिटिविज्म से अपोजिट है। इसमें सब्जेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, वैल्यूज, इमोशंस, इन सब पे ध्यान दिया जाता है, ना कि हमारे जो साइंटिफिक मेथड है उनको छोड़ के हम फैक्ट्स को छोड़ के हम वैल्यूज और इमोशंस में भी ध्यान देते हैं। उसके बाद इन्होंने वैल्यू रिफ्लेक्सिविटी या फिर रेलेवेंस पे ध्यान दिया था। मतलब इन्होंने बोला था कि सोशल साइंस की जो स्टडी, वैसे तो हमको रिसर्च करते समय वैल्यू न्यूट्रल रहना चाहिए। मतलब हमको कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें अपनी वैल्यूज अटैच नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी चीज को हमको अच्छा या बुरा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे और भी चीजें। लेकिन उन्होंने बोला था कि जो सोशल साइंस की स्टडी है, रिसर्च है, इसमें हम बिल्कुल वैल्यू न्यूट्रल नहीं रह सकते। इसलिए हमको वैल्यू रिफ्लेक्सिव या फिर वैल्यू रेलिवेंट रहना चाहिए। मतलब हम जब तक कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं रिसर्च के लिए, जब तक हम अपनी वैल्यू यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम रिसर्च चालू कर देंगे तो आपको अपनी वैल्यूज को एक साइड में रखना है, और उसको जैसी चीजें हम एक्सपीरियंस करें, जैसे हम देख रहे हैं, वैसे हमको रिसर्च करनी है। उसके बाद ये फॉर्मलिस्टिक स्कूल से बिलोंग करते हैं। मतलब ये बोलते हैं जो सोशियोलॉजी है वो एक ही बाकी जो डिसिप्लिन है उनका मिक्सचर नहीं है। सोशियोलॉजी खुद में एक डिसिप्लिन है, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। इसके बाद ये इन्होंने मॉडर्निटी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, बिल्कुल खिलाफ थे मॉडर्निटी के। ठीक है, मॉडर्निटी मतलब साइंस को, पॉजिटिविज्म को, जो भी रैशनल चीजें होती है, इनके बिल्कुल अगेंस्ट में थे। इनको कई बार बुर्जोसी मार्क्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कि बुर्जियोसी मार्क्स किसको बोलते, तो ये हम बोलते हैं मैक्स वेबर को। इन्होंने मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया था। जैसे हम इमाइल डर्कहाइम को देखते हैं, उन्होंने मेथोडोलॉजिकल होलिज्म में फोकस किया था, मतलब सबके एक होल, पूरी सोसाइटी एज अ होल में। लेकिन इन्होंने इंडिविजुअलिज्म में फोकस किया था, इंडिविजुअल्स में फोकस किया था। उसके बाद इन्होंने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दी है, जो कि फेमस है। ये आपको याद करनी है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में एक डेफिनेशन दे देंगे और बोलेंगे कि ये डेफिनेशन किसकी है। तो इसके लिए इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? अ साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन in order thereby to arrive at causal explanation of its course and effects। इनकी जो डेफिनेशन है, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट इनके कीवर्ड्स हैं, जिससे हम इनकी कोई भी थ्योरीज को अगर क्वेश्चन आता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की जो बात की थी सबसे पहले किसने की थी? मैक्स वेबर ने की थी। उसके बाद इनका एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है सोशल एक्शन का। तो जो उन्होंने बोला था सोशियोलॉजी ऐसा साइंस है
जो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग करता है सोशल एक्शन की, मतलब जो हम सोसाइटी में जो भी सोशल एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, जो भी चीजें हम करते हैं, उसकी डीप स्टडी करता है कि ये एक्शन होने के पीछे क्या रीजन हुआ। अगर हमने ये कोई भी चीज की है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, हम उसको डीप जाके हम उसकी स्टडी करते हैं, फिर उसके हम कॉज एंड इफेक्ट्स देखते हैं, कॉजल एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। ठीक है। और इसमें उन्होंने मल्टी कॉजल अप्रोच अपनाई थी। तो ये कुछ की जो मेथोडोलॉजी उन्होंने फॉलो की थी वो है, और कुछ ये उनकी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। इनकी डेफिनेशन में इंटरप्रिटेटिव और सोशल एक्शन से आप इनकी डेफिनेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो इनका कॉन्सेप्ट है वो है सोशल एक्शन का। Weber specified social action to mean that which by virtue of subjective meaning attached to it by the acting individual, it takes account for the behavior of others and it thereby oriented in its course। मतलब सोशल एक्शन कोई ऐसा एक्शन है जो हम करते हैं, हम दूसरों के कोई चीज करते हैं, उस दूसरों के बिहाफ में करते हैं। मतलब जो सोशल एक्शन होता है, हम कोई भी एक्शन जो भी करते हैं उससे हम कोई मीनिंग अटैच करते हैं, सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच करते हैं। मतलब हम जो भी चीजें करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, हम ऐसे ही कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब कोई एक्शन लेंगे और उसके हमें अपोजिट कोई एक्शन मिलेगा तो वो सोशल एक्शन होगा। जो हम सोसाइटी में जो एक्शन करते हैं उसको सोशल एक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जैसे हम दो लोग साइकिल से जा रहे हैं, अगर मैं जा रही हूँ, मेरा फ्रेंड जा रहा है, ठीक है। मैंने अगर यहाँ से हाय बोला और सामने से अगर मेरे को हाय नहीं बोला गया तो सोशल एक्शन नहीं होगा। अगर मैंने हाय बोला, सामने से भी हाय आया रिटर्न में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोशल एक्शन बोलेंगे। ठीक है। उन्होंने 4 टाइप के सोशल एक्शन बताए हैं। पहला है ज़ुएक्रेशनल या फिर इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, उसके बाद वर्ड रैशनल या फिर वैल्यू रैशनल एक्शन, या फिर उसके बाद ट्रेडिशनल एक्शन एंड अफेक्टिव एक्शन। तो आप इसको ऐसे, ये आप इससे याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म से: ज़ुएक रैशनल, वर्ड रैशनल, अफेक्टिव एक्शन एंड ट्रेडिशनल एक्शन। अब इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले है ज़ुएक रैशनल या फिर इंस्ट्रूमेंटल एक्शन। तो ये वो एक्शन होते हैं जो हम डिसाइड करते हैं हमारे गोल्स के हिसाब से। जो हमारे मीन्स है, जो हमारा तरीका है, वो हमारे गोल के हिसाब से करते हैं। जैसे मेरे को नेट क्वालिफाई करना है तो ये मेरा गोल है, तो अब इसके हिसाब से हम अपना मीन डिसाइड करेंगे कि हमको कैसे हम नेट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मतलब जो एक्शन होगा वो एक सिस्टमैटिक, इंस्ट्रूमेंटल, डिसाइडेड, पूरा प्री प्लान्ड तरीका होगा, प्री प्लान्ड एक्शन होगा वो। ठीक है। तो ज़ुएक रैशनल। उसके बाद आता है वर्ड रैशनल या फिर वैल्यू रैशनल एक्शन। इसमें जो मीन्स है वो खुद ही में एंड है। मतलब ये जो एक्शन होता है इसमें हमारी वैल्यूज अटैच्ड होती है। जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारी वैल्यूज अटैच्ड होती है। मतलब जैसे गांधी जी जो भी काम करते थे उसमें उनकी वैल्यूज अटैच्ड होती थी। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा ट्रेडिशनल एक्शन। ये वो एक्शन होते हैं या फिर रिलीजियस एक्शन होते हैं या फिर रिचुअल्स होते हैं जो बहुत टाइम से चली आ रही है, जिसको हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूनरल, किसी की डेथ होती है तो हम उनका फ्यूनरल करते हैं, या फिर डाउरी जो है, दहेज प्रथा जो है, इसमें हम बिल्कुल हम अपना दिमाग नहीं लगाते, हम सोचते नहीं है। ये चीज हम बहुत टाइम से होते हुए आए देख रहे हैं कि बहुत टाइम से आ रही है, तो हम भी उस चीज को फॉलो करते हैं और वो चीज़ हम भी करते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल एक्शन। इसके बाद आता है इफेक्टिव एक्शन। अफेक्टिव एक्शन जो होता है वो इमोशनल एक्शंस होते हैं जो हमारे इमोशंस के कारण आते हैं। जैसे हमको किसी ने डांट दिया तो हमको अचानक से रोना आएगा, हमको कोई मारेगा तो हमको रोना आएगा, तो ये इमोशनल एक्शन होते हैं। ठीक है। जैसे हमारा कोई एग्जाम क्लियर हो गया, बहुत टाइम से नहीं हो रहा था, तो उसमें जो हमारे इमोशंस आते हैं बाहर, तो उसको बोलते हैं अफेक्टिव एक्शन। ठीक है। तो 4 टाइप के सोशल एक्शन बताए उन्होंने: ज़ुएक रैशनल या फिर इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, जो कि
प्री डिसाइडेड अच्छे से सोचे गए एक्शंस होते हैं। फिर होता है वैल्यू रैशनल एक्शन, जिसमें हमारी जो एक्शंस हमारी वैल्यूज अटैच्ड रहती हैं जिन एक्शन से। उसके बाद आता है हमारा ट्रेडिशनल एक्शंस, वो एक्शंस जो रिलीजियस या फिर रिचुअल बेस्ड रहते हैं, जो बहुत टाइम से होते हुए आ रहे होते हैं और हम उसमें सोचते नहीं बस करते हैं हम। उसके बाद आते हैं अफेक्टिव एक्शन, जो हमारे इमोशंस पे बेस्ड हमारे जो एक्शंस होते हैं। तो ये 4 टाइप के एक्शंस हैं, ये याद रखना है। ज़ोएट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनकी जो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है मैक्स वेबर की, उसमें भी उन्होंने सोशल एक्शन वर्ड यूज किया है। इसके बाद हमारा इनका नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आइडियल टाइप का। ठीक है, आइडियल टाइप ऐसी चीजें होती है, ऐसी कुछ चीजें होती है जिनको हम अपनी रियलिटी से कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद आवर आइडियल टाइप इज दैट दे आर ह्यूरिस्टिक डिवाइसेस that are to be useful and helpful in doing empirical research and in understanding specific aspect of social world। मतलब हम आइडियल टाइप, जैसे कि इसका नाम है आइडियल, मतलब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं आइडियल टाइप से, कि क्या हम ये जो एक्शन कर रहे हैं ये हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम किससे कंपेयर करते हैं? आइडियल टाइप। ये एक मेजरिंग रॉड टाइप है, टाइप ऑफ मेजरिंग रोड है। हम रोड है मतलब रॉड है, मतलब हम कोई भी चीज एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उसको आइडियल टाइप से यूज करके मेजर करते हैं, क्या ये चीज गलत है, ये चीज सही है। ठीक है, एक ये ह्यूरिस्टिक डिवाइस होते हैं, मेंटल कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये हमारे दिमाग में होते हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। कैरेक्टरिस्टिक के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं आइडियल टाइप्स के। क्रिएटिंग एन आइडियल टाइप ओनली हेल्प अस कंपेयर द रियलिटी विद इट, मतलब हम आइडियल टाइप को रियलिटी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्योर टाइप होते हैं, जो हमारी रियलिटी है उसकी एग्जैजरेटेड डिस्क्रिप्शन देते हैं, ना कि कॉन्क्रीट रियलिटी। मतलब ये रियल में नहीं होते हैं, ये हम जो भी चीजें होती हैं उनकी एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, ये वो होते हैं। इट इज रेयरली फाउंड इन रियलिटी, ये चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं मतलब रियलिटी में बहुत ही रेयरली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये बिल्कुल आइडियल, बिल्कुल परफेक्ट प्योर टाइप होते हैं। ठीक है, इट डज नॉट मीन बेस्ट कैन बी वर्स्ट टू, जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल बेस्ट टाइप्स हो, वर्स्ट भी हो सकते हैं, हम वर्स्ट चीज से भी कंपेयर कर सकते हैं, वर्स्ट भी हो सकते हैं। इसमें वैल्यू अटैच नहीं होती, ये गुड या बैड नहीं बताते, मतलब आइडियल टाइप्स ये नहीं बताते हैं क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, बस ये आ, आपको आप कंपेयर कर सकते हैं और आप ये खुद डिसाइड करते हैं गुड या बैड है, ये आइडियल टाइप डिसाइड नहीं करते। उसके बाद आइडियल टाइप्स आर नॉट जनरल और एवरेज टाइप, मतलब ये या जनरल या फिर एवरेज नहीं है, ये आइडियल टाइप है जैसे कि इसका नाम है। उसके बाद आइडियल टाइप सर्व टू गाइड एम्पिरिकल रिसर्च एंड आर यूज्ड इन सिस्टमाइजेशन ऑफ डेटा ऑन हिस्टोरिकल एंड सोशल रियलिटी। हम इनको हिस्टोरिकल या सोशल रियलिटी से कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। मतलब ये एक मेजरिंग रॉड है जिसको हम रियलिटी को कंपेयर करते हैं, हम जो भी सोशल एक्शन परफॉर्म करते हैं हम उसको बिल्कुल आइडियल टाइप से कंपेयर करते हैं कि मतलब कि ये चीज आइडियल टाइप में ऐसी दी गई है, तो क्या हम इसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने आइडियल टाइप्स के कुछ टाइप्स बताए थे। पहला हिस्टोरिकल आइडियल टाइप, सेकंड इज जनरल सोशियोलॉजिकल आइडियल टाइप्स, देन एक्शन आइडियल टाइप्स, देन स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप्स। ठीक है, हिस्टोरिकल आइडियल टाइप्स क्या होते हैं? रिलेट टू फेनोमेना फाउंड इन सम पर्टिकुलर हिस्टोरिकल एपोक, मतलब हिस्टोरिकल टाइम पे ये जो कुछ आइडियल टाइप्स पाए जाते हैं इनको हिस्टोरिकल बोलते हैं। फिर होते हैं जनरल सोशियोलॉजिकल आइडियल टाइप, दीज रिलेट टू फेनोमेना दैट कट अक्रॉस नंबर ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड सोसाइटी। जनरल मतलब बहुत सारे टाइम से जो आते हुए मतलब बहुत सारे पीरियड्स में ये चीज कंटिन्यू हुई है जो आइडियल टाइप्स। फिर एक्शन आइडियल टाइप्स, दीज आर प्योर टाइप्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन मोटिवेशन ऑफ एक्टर, मतलब ये हम जो एक्टर होता है वो जिस समय जो भी चीज करने के लिए मोटिवेटेड रहता है वो एक्शन आइडियल टाइप्स होते हैं। देन कम्स द स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप्स, दीज आर फॉर्म्स टेकन बाय कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल एक्शन, मतलब सोशल एक्शन के जो कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको
जो ध्यान में रखते हुए आइडियल टाइप्स बनते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप्स। तो ये था आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैक्स वेबर ने रैशनैलिटी पे बहुत काम किया है। रैशनैलिटी क्या होती है? जैसे कि हमने किसी भी चीज को करने का सिस्टमैटिक तरीका, मतलब रैशनैलिटी मतलब रीजन ढूंढना हर चीज में, ठीक है। Rationalization, Weber was referring to an ongoing process in which social interaction and institution become increasingly governed by methodical procedure and calculable rules। मतलब जैसे कि नाम मैंने बताया, एक कोई भी चीज को सिस्टमेटिक वे में करना। तो वेबर ने बोला कि रैशनैलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी, हम अगर सोशल इंटरेक्शन भी करते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन में जो भी काम होता है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसीजर्स को फॉलो करके होता है। मतलब जैसे ब्यूरोक्रेसी है, मतलब कोई भी काम हो रहा है तो उसमें इतना टाइम लग रहा है, इतना प्रोसेस लग रहा है, इतने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि उसका जो रियल जो काम का मतलब है वो खत्म हो जाता है हमारी रैशनैलिटी को फॉलो करते करते। तो उन्होंने रैशनलाइजेशन पे काम किया। उन्होंने बोला, thus in steering the course of societal development, values, tradition and emotions were being displaced in favor of formal and impersonal bureaucratic practices। उन्होंने बोला कि आज के टाइम पे हम रूल्स रेगुलेशंस को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं कि हम फॉर्मल, इतने ज़्यादा हम फॉर्मल हो चुके हैं कि हमारी लाइफ में जो सोशल वैल्यूज़ है, ट्रेडिशंस है, इमोशंस हैं, इनको हमने रिप्लेस ही कर दिया। हम बिल्कुल भी कोई भी चीज़ करते हैं तो हम उसको सिस्टमेटिकली फॉर्मल वे में करते हैं। हम उसमें कोई भी चीज़ में इमोशंस में ध्यान नहीं देते हैं, ट्रेडिशंस में ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा, इसको इन्होंने बोला था आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। मतलब हम रैशनैलिटी के केज में, मतलब जाल में ऐसे फंसते जा रहे हैं कि हमको हर चीज, हम अपने इमोशंस पे, वैल्यूज पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम इमोशनल वे में कोई चीज सोचते नहीं है, हम बस सिस्टमेटिक तरीके से सोचते हैं कि ये सही ये गलत, लेकिन हम उसमें अपने इमोशन अटैच नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमारा वर्ल्ड से डिसअटैचमेंट हो रहा है। डिसएन्चेंटमेंट हो रहा है, मतलब हम बिल्कुल वर्ल्ड से कटते जा रहे हैं। हम लोगों में बिल्कुल भी, लोग बिल्कुल अब जो मिलते हैं अपने मतलब के लिए मिलते हैं, तो बिल्कुल वैल्यूज और इमोशंस बचे नहीं है। हमारी वैल्यू, हम जो है वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। दो सच प्रैक्टिसेस में ब्रीड ग्रेटर एफिशिएंसी इन ऑब्टेनिंग डेजिग्नेटेड एंड्स, दे आल्सो लेड टू डिसअटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि हाँ, हम रैशनैलिटी फॉलो करके जो हमारे गोल्स हैं, हम उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पा लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे गोल्स तो फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन हम पर्सनली वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। हम सोशली हम अलग होते जा रहे हैं, ठीक है। इसको इन्होंने बोला था आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। तो आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी क्या होता है कि हम इतने ज्यादा आज के टाइम पे रैशनल हो चुके हैं, फॉर्मल सिस्टमेटिक वे में चीजें करते हैं कि हमने अपनी वैल्यूज इमोशंस को बिल्कुल अलग कर दिया है। उसके बाद उन्होंने 4 टाइप की रैशनैलिटी दी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहला प्रैक्टिकल रैशनैलिटी, देन थ्योरेटिकल रैशनैलिटी, फॉर्मल रैशनैलिटी, सब्सटेंटिव रैशनैलिटी। प्रैक्टिकल, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, हम कोई भी चीज प्रैक्टिकली सोचते हैं, जो चीजें जैसी हैं हम उनको वैसे ही देखते हैं, प्रैक्टिकल। उसके बाद आता है थ्योरेटिकल, इन्वॉल्व्स डिडक्शन, इंडक्शन एंड कॉजेलिटी। इसमें हम कॉजेज ढूंढते हैं, ठीक है। फिर आता है फॉर्मल रैशनैलिटी। फॉर्मल रैशनैलिटी जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, रैशनल एक्शन देखा था, मतलब हमारे जो मीन्स होते हैं वो हमारे एंड्स पे, गोल्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब जैसा हमारा गोल होता है वैसे हम अपने मीन्स ढूंढते हैं, हम अपना वैसे हमारी स्ट्रेटेजी या फिर तरीके बनते हैं। तो वैसे ही हमारी फॉर्मल रैशनैलिटी होती है। उसके बाद जो सब्सटेंटिव रैशनैलिटी होती है वो हमारी वैल्यू रैशनल की जैसी होती है। हमारे जो एक्शन होते हैं वैल्यूज पे बेस्ड होते हैं, वैसे ही हमारी जो रैशनैलिटी होती है वो वैल्यू बेस्ड रहती है। तो 4 टाइप की हमने रैशनैलिटी देखी, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव। आपको ये याद रखना है। आप किसी भी तरीके से आप इसको पीटीएफएस ऐसे करके, या फिर इसका अगर कुछ आगे पीछे करके कुछ भी एक अगर तरीका बने याद करने का, तो आप इसको प्लीज याद करिएगा, क्योंकि ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, फॉर्मल, सब्सटेंटिव। हमने एक्शंस क्या देखे थे? ज़्वैक रैशनल, वर्ट रैशनल, अफेक्टिव एंड ट्रेडिशनल एक्शन। ऐसे ही हमने 4 टाइप की रैशनैलिटी देखी है, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसमें इन्होंने बहुत काम किया था, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, ये इनकी बुक का भी नाम है। 1905 में इन्होंने ये बुक पे काम किया था। तो इस थ्योरी में, इस बुक में उन्होंने बताया था कैसे जो प्रोटेस्टेंट एथिक है, जो कैल्विनिज्म है यूरोपियन कंट्रीज में, उसकी वजह से उन सोसाइटीज में कैपिटलिज्म का राइज हुआ है। कैसे? जो कैल्विनिज्म है, जो रिलीजन है, उसकी वजह से कैपिटलिज्म का यूरोपियन कंट्रीज में राइज हुआ है। ये उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में बताया है। ठीक है, thus the protestant ethic is not about the rise of modern capitalism, but it is about the origin of peculiar spirit that eventually made modern rational capitalism। उन्होंने बताया था कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक है, जो कैल्विनिज्म है, उसने डायरेक्टली कैपिटलिज्म को राइज नहीं किया था, मतलब डायरेक्टली प्रोटेस्टेंट एथिक की वजह से कैपिटलिज्म नहीं आया था, उसकी वजह से एक स्पिरिट जनरेट हुई थी जिसकी वजह से कैपिटलिज्म का राइज हुआ है। तो अगर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक है, कैल्विनिज्म है, उसकी वजह से डायरेक्ट कैपिटलिज्म आया था कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, तो नहीं, ये गलत है। उसकी वजह से एक स्पिरिट जनरेट हुई थी लोगों में, जिसकी वजह से कैपिटलिज्म आया था। ठीक है, उन्होंने बताया वीवर बिगन बाय रिजेक्टिंग द अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई कैपिटलिज्म अरोज इन वेस्ट इन 16th-17th सेंचुरी। तो जो मैक्स वेबर है, उन्होंने कंपैरेटिव मेथड यूज किया था। कंपैरेटिव मेथड यूज किया था उन्होंने। जो हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट रिलीजन है, उन्होंने उन पे डिफरेंट रिलीजन्स को स्टडी किया था। उसके बाद उन्होंने कंट्रीज को, वेस्ट और ईस्ट की कंट्रीज को कंपेयर किया था और बताया था ऐसा क्यों है कि वेस्ट में कैपिटलिज्म का राइज हुआ है और जो वेट अ सेकंड, वेस्ट में ईस्टर्न कंट्रीज है, वहां पे कैपिटलिज्म का राइज नहीं हो पाया है। तो ये उन्होंने इस बुक में बताया था। ठीक है, उन्होंने बताया to those who contended that capitalism arose because the material conditions were right at the time, Weber retorted that material conditions were also ripe at other times and capitalism did not arise। उन्होंने बोला कि जो लोग ये मानते हैं कि कैपिटलिज्म इसलिए आया क्योंकि वहां पे, जिस भी कंट्रीज में कैपिटलिज्म इसलिए आया क्योंकि वहां पे वैसी मटेरियल कंडीशंस अवेलेबल थी, जो भी रीजंस होते हैं कैपिटलिज्म आने के, वो रीजंस अवेलेबल थे। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे मटेरियल कंडीशंस थी लेकिन फिर भी वहां पे कैपिटलिज्म नहीं आया। तो इन्होंने इसका रीजन बताया है। In Weber's view, the spirit of capitalism is not defined simply by economic greed. It is many ways the exact opposite. It is a moral and ethical system and ethos that, among other things, status economic success. उन्होंने बताया कि कैपिटलिज्म आने का इकोनॉमिक रीजन नहीं है, बस इकोनॉमिक रीजन नहीं है उसका, बल्कि एथिकल या फिर मोरल रीजन है। तो आपने कार्ल मार्क्स को अभी आगे पढ़ेंगे, उनके हिसाब से सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं वो हमारी इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, उनके इकोनॉमिक रीजन होते हैं। तो ये चीज याद रखनी है कि वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म थे। हर चीज जो कैपिटलिज्म है, जो भी चीजें हैं, स्ट्रगल क्लासेस हैं, वो इकोनॉमिक रीजन से होती हैं। तो लेकिन मैक्स वेबर ने बोला ऐसा नहीं है, जो कैपिटलिज्म वेस्टर्न कंट्रीज में आया था उसका इकोनॉमिक रीजन नहीं है, उसका रिलीजियस या फिर मोरल एथिकल रीजन है। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि कैसे कैल्विनिज्म, जो प्रोटेस्टेंट एथिक है, वो उसकी वजह से कैपिटलिज्म का राइज। उन्होंने कुछ पॉइंट बताए। उन्होंने बताया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। उन्होंने बताया जो कैल्विनिज्म है वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन में मानते हैं। मतलब उन्होंने बोला जो लोग हैं वो भगवान ने, उन्होंने पहले से ही चूज करके रखा है कि कौन
स्वर्ग में जाएगा, कौन नर्क में जाएगा, कौन किसका जो नेक्स्ट जो बर्थ होगा वो अच्छा होगा, किसका बुरा होगा, तो वो पहले से ही चूज होते हैं। ठीक है। सम पीपल आर चोजन बाय गॉड टू एंटर इनटू हेवन एंड नोबडी कैन नो वेदर वन इज चूजन और नॉट। तो उन्होंने बोला कि सब लोग पहले से, कुछ लोग जो होते हैं वो पहले से भगवान के चूज किए हो जाते हैं, और लेकिन हमको नहीं पता है कि हम चूजन वन है कि नहीं है, इसलिए हमको इसी टाइम पे इसी लाइफ में काम करना है ताकि हम आगे अच्छी, हमारी आफ्टर लाइफ है वो अच्छी हो। ठीक है। तो मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन मतलब हम पहले से ही चूजन है, जो भी लोगों को भगवान ने पहले से ही चूज कर कर रखा है कि किसकी आफ्टर लाइफ अच्छी होगी। फिर दिस वर्ल्डली एसेटिसिज्म, उन्होंने बताया कि जो कैल्विनिज्म है वो दिस वर्ल्डली एसेटिसिज्म में फॉलो मानता है, मतलब कि जो भी करना है हमें इसी वर्ल्ड में करना है, हमें दुनिया से बिल्कुल अलग नहीं होना है, हमें पैसा कमाना है और उसी उसी से हम भगवान को खुश कर पाएंगे। प्रोटेस्टेंट एथिक्स सजेस्ट स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन विथ नो एंजॉयमेंट एंड मोर हार्ड वर्क फॉर ग्लोरी ऑफ गॉड। मतलब उन्होंने बोला कि प्रोटेस्टेंट एथिक में बहुत ज्यादा हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, और हम जो भी पैसे कमा रहे हैं वो पैसे हमें एंजॉयमेंट में नहीं लगाने हैं, हमें वो और पैसे कमाने में लगाने हैं, तभी भगवान जो है गॉड है वो हमसे खुश होंगे। तो उन्होंने बोला था दिस वर्ल्डली एसेटिसिज्म मतलब कि हमें जो भी करना है इसी लाइफ में करना है और सोशली सबके साथ रह के करना है, हमें बिल्कुल अलग नहीं होना है। जो हमारा हिंदुइज्म है, वेट अ सेकेंड, हिंदुइज्म है वो अदर वर्ल्डली एसेटिसिज्म में मानता है, अदर वर्ल्डली एसेटिसिज्म में मानता है। मतलब हमारे हिंदुइज्म में क्या होता है कि हम, जैसे हमारे साधु संत लोग हैं, वो बिल्कुल अपनी जो सोशल लाइफ है उसको बिल्कुल त्याग देते हैं, वो अलग से जाके मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो वो अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल हर चीज त्याग देते हैं, बिल्कुल लोगों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और वो लोग बिल्कुल पैसे वगैरह में ध्यान नहीं देते। जो हमारी हिंदुइज्म है, जो रिलीजन है, उसमें बोला जाता है कि जो पैसा है वो मोह माया है, इनसे हमको दूर रहना है, पैसा कमाना हमारा एंड नहीं है, हमको भगवान को खुश करना एंड है। जिसको हम अगर पैसा कमाएंगे तो हम, हमारा जो गोल है उससे हम दूर होते जाएंगे। उसी के अपोजिट कैल्विनिज्म में बोला है जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो पैसे कमाना, और उस पैसे से और पैसे कमाना है ताकि हमारी जो गॉड है वो खुश रहें, ग्लोरी ऑफ गॉड के लिए। ऑल वर्क इज सेक्रेड, इट इज नॉट मेयर वर्क, इट्स कॉलिंग और मिशन एंड शुड बी डन विथ डिवोशन ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। उन्होंने बोला जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब सेक्रेड है, कुछ बुरा नहीं है, जो भी हम कर रहे हैं वो अच्छा है, और इसको हम कॉलिंग या फिर मिशन बोलते हैं, और ये हमें ग्लोरी ऑफ गॉड, गॉड की ग्लोरी के लिए करना है। और उन्होंने फिर बोला टाइम इज मनी, मनी बिगेट्स मनी। मतलब उन्होंने बोला हमारा जो टाइम है वो मनी है, हम बिल्कुल टाइम, अगर हम थोड़ा सा भी एक सेकंड भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं मतलब हम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो ये याद रखना, टाइम इज मनी एंड मनी बिगेट्स मनी। मतलब हम जो पैसा कमाते हैं उसको हम और कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उससे और पैसा आएगा, तो पैसे से पैसा आता है, तो मनी बिगेट्स मनी। फिर गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर हिज ओन ग्लोरी एंड इज अननोएबल, नो मेडिटेशन ऑफ एनी प्रीस्ट कैन हेल्प अस नो गॉड। उन्होंने जो उन्होंने बोला था कि जो भगवान ने जो वर्ल्ड बनाया है वो अपनी ग्लोरी के लिए बनाया है, तो कोई भी प्रीस्ट जो है, मिडिल मैन है, वो हमें गॉड तक पहुंचाने में हेल्प नहीं कर सकता। कोई भी मेडिटेशन या फिर प्रीस्ट जो है हमें गॉड तक पहुंचाने में हेल्प नहीं कर सकते। तो मतलब जैसे कि हिंदुइज्म में हम मानते हैं कि हमारे जो मंदिर होते हैं उनके लिए एक पुजारी होते हैं, वो हमारी तरफ से पूजा करते हैं, और हम मानते हैं कि वो पूजा अच्छे से कर रहे हैं और जिससे हमें हमारा गॉड से कांटेक्ट हो रहा है। तो उसके अपोजिट कैल्विनिज्म में बोला था कि नहीं, कोई भी प्रीस्ट हमें गॉड तक नहीं पहुंचा सकता, ये हमारा खुद का काम है, हमको पैसा कमाना और हमको गॉड की ग्लोरी के लिए काम करना है। फिर उन्होंने बोला रिचेस अर्न थ्रू हार्ड वर्क शुड नॉट बी स्पेंड ऑन, वेट अ सेकेंड, अर्न ऑन लग्जरीज बट इन ग्लोरी ऑफ। उन्होंने बोला था हम जो भी पैसा कमाते हैं हमको अपनी लग्जरी में, मतलब महंगे महंगे कपड़े, महंगे घर, ये सब चीजें लेके हमको उनको वेस्ट नहीं करना है, हमको उससे और पैसा कमाना है, जिससे हम
गॉड की ग्लोरी के लिए काम करेंगे। ठीक है। लास्ट पॉइंट है मेकिंग मनी इज एंड इन सेल्फ। उन्होंने बोला था जो पैसा कमाना हमारा एंड गोल है, जो हमारा लास्ट गोल है वो हमारा पैसा कमाना है। हमें अपनी लाइफ में जितना ज्यादा हम पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा गॉड हमसे खुश रहेंगे, उतना ज्यादा हमारी गॉड की ग्लोरी बढ़ेगी। तो मतलब ये जो उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, उन्होंने उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले थे जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में आ सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, दिस वर्ल्डली एसेटिसिज्म, ग्लोरी ऑफ गॉड, ठीक है, कॉलिंग या फिर मिशन, फिर टाइम इज मनी, मनी बिगेट्स मनी, और उसके बाद कि नो मेडिएशन ऑफ एनी प्रीस्ट, मतलब हम डायरेक्ट भगवान काम करेंगे, कोई भी मिडिल मैन आके, कोई भी प्रीस्ट आके हमें भगवान तक नहीं, भगवान से हमारा कांटेक्ट नहीं करवा सकता। उसके बाद हमें जो भी पैसा कमा रहे हैं उसको लग्जरीज में हमको वेस्ट नहीं करना है। और लास्ट है मनी इज एंड मेकिंग मनी इज एंड इन इटसेल्फ, मतलब पैसा कमाना हमारा एंड गोल है। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया था कि कैसे हमारी जो जो वेस्टर्न सोसाइटीज है वहां पे कैपिटलिज्म का राइज हुआ, क्योंकि वहां का जो मेन फोकस था वो पैसा कमाना था। लेकिन हमारा जो हिंदुइज्म है या फिर जो ईस्टर्न कंट्रीज है, वहां पे पैसे से ज्यादा हम बाकी चीजों पे, मेडिटेशन पे, ध्यान पे, उस चीज सब चीजों पे, अदर वर्ल्डली एसेटिसिज्म में ज्यादा ध्यान देते हैं। पैसा कमाना हम बिल्कुल ही जो साधु लोग हैं हमारे हिंदुइज्म में उसको वेस्ट समझते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कैपिटलिज्म का राइज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा कमाना यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना ही नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज में कैपिटलिज्म का राइज नहीं हुआ। और वेस्टर्न कंट्रीज में इसलिए कैपिटलिज्म का राइज हुआ क्योंकि यहाँ पे मेकिंग मनी इज एंड इन इटसेल्फ। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्टिव एफिनिटी का। इलेक्टिव एफिनिटी मतलब सिमिलैरिटी, हम कैसे प्रोटेस्टेंट एथिक में और जो कैपिटलिज्म की स्पिरिट है उसमें कैसे हम सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्टिव एफिनिटी। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का, जिसमें मैक्स वेबर ने बताया था कि कैसे जो कैल्विनिज्म है उससे हमारी एक स्पिरिट राइज होती है जिससे हमारे कैपिटलिज्म का राइज होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जो मैक्स वेबर उन्होंने 6 वर्ल्ड रिलीजन को स्टडी की थी। ठीक है, तो वो रिलीजन आपको याद रखना है। एक उन्होंने हिंदुइज्म पढ़ा था, वेट अ सेकेंड इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया था 6 रिलीजन की स्टडी की थी। ठीक है, वर्ल्ड के रिलीजन्स, पहला था हिंदुइज्म, फिर आता है क्रिश्चियनिटी, उसके बाद आता है ताओइज्म, कन्फ्यूशनिज्म, फिर आता है जुडाइज्म, उसके बाद आता है बुद्धिज्म। तो ये उन्होंने 6 वर्ल्ड रिलीजन की स्टडी की है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन से रिलीजन की इन्होंने स्टडी की है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद ये हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रीपार्टाइट मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो मैक्स वेबर ने हमारे जो सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसके 3 मॉडल दिए थे। क्या थे? क्लास, स्टेटस, ठीक है, देन कम्स पार्टी। तो उन्होंने बोला था जो हमारी जो सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन होते हैं वो इन 3 चीजों के बेसिस पे होता है, जिसमें जो हमारा पार्टी होता है वो पॉलिटिकल होता है, स्टेटस जो होता है वो हमारा सोशल होता है, और जो हमारा क्लास होता है वो इकोनॉमिक होता है। ठीक है। सोसाइटी इज स्ट्रेटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस एंड पावर। मतलब जो हमारी सोसाइटी जो डिवीजन है सोसाइटी में, मतलब हायर क्लास लोअर क्लास, हायर स्टेटस लोअर स्टेटस, ठीक है, पॉलिटिक्स में किसके पास ज्यादा पावर है, हायर जिसके पास ज्यादा पावर, जिसके पास कम पावर,
पावर है, इसके बेसिस पे हमारी जो सोसाइटी है उसका स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है। वन रिजल्टिंग इम्प्लीकेशन इज दैट पीपल कैन रैंक हाई ऑन वन और टू ऑफ दिस डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, लो ऑन अदर्स। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो हमने 3 डायमेंशन बताए क्लास, स्टेटस और पार्टी स्ट्रेटिफिकेशन में, ऐसा हो सकता है कि कोई जो इंसान है वो हो सकता है हमारी क्लास में टॉप पोजीशन पे हो, लेकिन स्टेटस और पार्टी में वो लोअर पोजीशन में हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी इंसान अगर एक डायमेंशन में ऊपर है तो वो हर डायमेंशन में ऊपर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स, जो हमारे ब्राह्मण्स हैं उनकी सोसाइटी में स्टेटस बहुत ज्यादा है। मतलब जो हमारे ब्राह्मण है वो हमारे बिल्कुल टॉप में आते हैं स्टेटस में, लेकिन जो हमारे इकोनॉमिक है, जो हमारी क्लास है, उसमें वो नीचे आते हैं। इकोनॉमिकली ब्राह्मण्स इतने अच्छे नहीं, लेकिन स्टेटस वाइज वो बहुत ऊपर है। तो इससे ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी इंसान जरूरी नहीं कि एक डायमेंशन में ऊपर है तो वो हर में ऊपर रहेगा। किसी में ऊपर रह सकता है, किसी में नीचे रह सकता है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि हमारी सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है, हमारी सोसाइटी में डिवीजन है, किसके बेसिस पे? क्लास, स्टेटस, पावर। पावर या फिर पार्टी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्लास आता है। Weber believed that a class situation exists when a number of people have in common a specific causal component of their life chances। तो क्लास क्या होती है? जब कुछ लोग जो है वो हमारी जो लाइफ जो चांसेस हैं, जो लाइफस्टाइल जो है, एक कॉमन लाइफस्टाइल जब फॉलो करते हैं तो उसको वो लोग एक क्लास में आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो हायर क्लास के लोग हैं, उनका रहने का तरीका, उनका खाने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, उनका चलने का तरीका, जो लाइफ चांसेस हैं वो एक जैसी हैं। तो जब कुछ नंबर ऑफ पीपल एक साथ कुछ कॉमन चीजें फॉलो करते हैं तो वो एक क्लास में आते हैं। क्लास रेफर्स टू एनी ग्रुप ऑफ पीपल, sorry, class refers to any group of people found in same class situation, same economic and market situation। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल सेम क्लास सिचुएशन, सेम इकोनॉमिक और मार्केट सिचुएशन में आते हैं वो एक क्लास में बिलोंग करते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं जो एक क्लास और सिचुएशन में बिलोंग करते हैं वो दूसरी क्लास में आते हैं। इसमें आपको जो एक कीवर्ड है वेबर का, लाइफ चांसेस या फिर मार्केट सिचुएशन, ये आपको याद रखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में और इसमें अगर लाइफ चांसेस या फिर मार्केट सिचुएशन रिलेट करके रखा है क्लास से, तो अगर आपको वो पता भी नहीं तो आप ये सोच सकते हैं कि ये वेबर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देन कम्स स्टेटस। स्टेटस क्या है? स्टेटस सिचुएशन इज डिफाइंड बाय वेबर एज every typical component of life of men that is determined by specific positive और negative social estimation of honor। स्टेटस क्या होता है? हमारी सोसाइटी में जो हमारी स्टीम रहती है, मतलब लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं वो हमारे स्टेटस से डिसाइड होता है, ठीक है। कितना हमारी इज्जत करते हैं वो हमारे स्टेटस से डिसाइड होता है। वेबर व्यूड स्टेटस एज एन इफेक्टिव क्लेम टू सोशल स्टीम, ये आपको याद रखना है। उन्होंने बोला जो हमारी सोशल स्टीम जो है, हमारी जो सोसाइटी में जो इज्जत होती है वो हमारे स्टेटस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अ जनरल रूल स्टेटस इज एसोसिएटेड विद स्टाइल ऑफ लाइफ, ठीक है। हम कैसे रह रहे हैं इससे हमारा स्टेटस बताते हैं। क्लास क्या होती है कि जिसके पास जितना पैसा है उसकी क्लास उतनी अच्छी। स्टेटस क्या होता है? हम जितने अच्छे तरीके से रहते हैं सोसाइटी में वो हमारा स्टेटस डिसाइड करता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड डायमेंशन, पार्टीज। पार्टीज क्या होती हैं? पार्टीज वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें हमेशा डोमिनेशन चाहते हैं, उसमें पावर गेन करना चाहते हैं। पार्टीज आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर डोमिनेशन, जो डोमिनेट करना चाहते हैं। जैसे जैसे हमारी अभी जो रूलिंग पार्टी, कोई भी पार्टी है, वो चाहती है कि हम इलेक्शन जीत के हम पूरी कंट्री को रूल करें। तो पार्टीज हमेशा डोमिनेशन चाहती हैं। Thus, parties are most organized elements of Weber stratification system। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि हमारा जो वेबर का जो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है, जो सोसाइटी को उन्होंने डिवाइड किया डायमेंशन के बेसिस पे, उसमें जो पार्टीज हैं वो सबसे सिस्टमैटिक है, सबसे ऑर्गेनाइज या सिस्टमैटिक जो एलिमेंट है वो कौन सी है? पार्टीज। पार्टीज आर ओरिएंटेड टू अटेनमेंट ऑफ पावर। मतलब पार्टीज क्या है? पार्टीज हमेशा पावर चाहती हैं, डोमिनेशन चाहती हैं। वाइल, तो और एक जो चीज मैंने बताई, क्लासेस जो हैं इकोनॉमिक ऑर्डर में एग्जिस्ट करती हैं। स्टेटस
सोशल ऑर्डर एंड पार्टीज पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वेबर है उन्होंने अथॉरिटी के बारे में बात की है। उन्होंने अथॉरिटी और पावर को डिफरेंशिएट किया है। जो अथॉरिटी होती है वो लेजिटिमाइज्ड पावर होती है। हमको जो गवर्नमेंट से लीगल जो हमको पावर दी गई होती है वो अथॉरिटी होती है। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमको वो पावर दी गई है, हमको गवर्नमेंट ने वो लीगल पावर दी है, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन लीगल हमको अथॉरिटी दी है, लेकिन जो पावर होता है, पावर किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन वो पावर लीगल नहीं होती है, उसको कोई गवर्नमेंट नहीं देते। तो पावर और अथॉरिटी के बीच में डिफरेंस ये है, जो अथॉरिटी है वो लेजिटिमाइज्ड पावर है, और जो पावर अथॉरिटी है वो लेजिटिमाइज्ड पावर है, और जो सिंपल पावर है वो लेजिटिमाइज नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद इट मीन्स दैट द मास्टर हैज द राइट टू कमांड एंड कैन एक्सपेक्ट टू बी बियॉन्ड। तो इसका अथॉरिटी का मतलब है, अगर हमारे पास अथॉरिटी, हम किसी को कोई चीज करने के लिए बोल रहे हैं, तो सामने वाले इंसान को हमारी बात माननी पड़ेगी, वो कंपल्शन है। ठीक है। अगर हम किसी को अगर मैं किसी अथॉरिटी में हूँ और मैं किसी इंसान को बोल रही हूँ कि आप यहाँ से हट के यहाँ बैठिए, मतलब मैं मेरे को ये पावर दी गई है कि मुझे ये काम करना है। ल- ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपल किसी अगर मैं ऐसे ही किसी को बोलूंगी पावर कि आप यहाँ से हट जाइए, तो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हमारे मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मैं अपनी ताकत और पावर के बेसिस पे ही बस उसको वहां से हटा सकती हूँ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेबर देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ लेजिटिमाइजेशन, each with its corresponding norms which justify power to command। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने तीन टाइप की अथॉरिटी दी है। एक है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक, देन कम्स रैशनल लीगल। ठीक है। तो अथॉरिटी के बारे में बात की और उन्होंने तीन टाइप ऑफ अथॉरिटी दी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी। तो मतलब आपको ये तीनों टाइप की अथॉरिटी याद रखनी है। एग्जाम में पूछते हैं कि कौन कौन सी जो अथॉरिटी है ये वेबर ने दी है कि नहीं दी है। सबसे पहले ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ये वो अथॉरिटी रहती है जो हमारे जनरेशन से हमेशा से चली आ रही है, जैसे राजा की सबसे फेमस इसका एग्जाम्पल किंग। मतलब जो किंग है वो जनरेशन वाइज डिसाइड होता है। मतलब जो किंग है उसका बेटा नेक्स्ट किंग बनेगा, फिर उसका बेटा नेक्स्ट किंग बनेगा। मतलब इनकी कोई क्वालिटीज की वजह से इनको कोई पावर या अथॉरिटी नहीं मिल रही है रूल करने की, लेकिन क्योंकि बस ये जनरेशन में इनके जो पापा है वो किंग है, उनके पापा किंग है, इसकी वजह से ये नेक्स्ट जनरेशन में किंग बन रहे हैं। देन कम्स द कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, ये वो अथॉरिटी होती है जो हमारी स्पेशल क्वालिटीज की वजह से मिलती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है गांधी जी। गांधी जी कोई ट्रेडिशनली उनके पापा किंग नहीं थे या फिर कुछ नहीं थे, गांधी जी में ऐसी क्वालिटीज थी जिससे लोग अट्रैक्ट हुए, इन्फ्लुएंस हुए, और उन्होंने उनको हीरो बनाया, उनको अपना आइडियल बनाया, और वो जो भी बोलते थे लोग उनकी बात मानते थे, क्योंकि उनके पास स्पेशल क्वालिटीज थी। ठीक है। जो हमारे आजकल के बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, हीरो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, वो भी कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, मतलब वो कई बार क्या होता है, जैसे कोई एड है, उसमें वो किसी ब्रांड का ऐड कर रहे हैं, मतलब किसी शैम्पू का ऐड कर रहे हैं, तो वो उनमें स्पेशल क्वालिटीज है, और हम भी उनकी बात इतनी मानते हैं, और हम भी सोचते हैं कि ये हीरो हीरोइन ये प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो हमको भी ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ये अच्छा होगा। तो ये क्या है, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। देन कम्स द रैशनल लीगल अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है ये हमको गवर्नमेंट ने दी है। ये हमको ना ट्रेडिशन से मिली है, ना हमारी क्वालिटीज की मिली है, हमको ये लीगली लेजिटिमाइज अथॉरिटी होती है। सॉरी, ये हमको लीगली लीगल अथॉरिटी दी गई है। ठीक है। इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है ब्यूरोक्रेसी। तो तीन टाइप की अथॉरिटी है, ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक एंड रैशनल लीगल। तो अब जो रैशनल लीगल अथॉरिटी है ब्यूरोक्रेसी, इसके बारे में भी वेबर का बहुत काम है। उसकी उन्होंने कुछ फीचर्स बताए, ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स क्या है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी है, मतलब जो अथॉरिटी का सबसे जो अच्छा फॉर्म है, जो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म है, वो क्या है, ब्यूरोक्रेसी।
तो ब्यूरोक्रेसी में ये एक बिल्कुल जनरल जनरल सी चीज़ है, आप खुद से भी समझ सकते हैं कि रैशनल लीगल अथॉरिटी में क्या होता है, हर चीज़ सिस्टमैटिक होती है, हर चीज़ रिटन होती है, ठीक है? हायरार्की रहती है कि सबसे पहले कोई ऊपर, जैसे हम ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं, सबसे पहले आईएएस रहता है, कलेक्टर रहता है, उसके बाद सब मजिस्ट्रेट रहता है, उसके बाद और नीचे रहते हैं, मतलब एक हायरार्की रहती है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, हर चीज़ रिटन रहती है। कोई भी चीज़ हम जो ऑर्डर देते हैं वो रिटर्न देते हैं, ठीक है? सिस्टमैटिक रहता है सारा काम। इम्पर्सनल रिलेशन रहता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी में 2 लोग हैं, तो वो लोग वहाँ पे अपने पर्सनल रिलेशन के बेसिस पे काम नहीं करेंगे, वहाँ पे हम उनके इम्पर्सनल रिलेशन रहेंगे, ठीक है? और जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी ऑफिसर्स रहते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है? मैनेजमेंट रहते हैं, तो हम देख लेते हैं। इन ऑर्डर दैट द ब्यूरोक्रेसी में फंक्शन एडुकेटली, इट रिलाइज ऑन द फॉलोइंग, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है? उसके बाद हायरार्की रहती है ऑफिस ऑफिशियल्स में। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस कैरिड आउट थ्रू रिटन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, फाइल्स रहती हैं। ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस हाईली हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेंड काम रहता है, ट्रेनिंग मिलती है। इम्पर्सनल रिलेशन रहते हैं, मतलब 2 लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो पर्सनली रिलेटेड नहीं रहेंगे, इम्पर्सनल रहेंगे, वो अपना-अपना काम करेंगे, ठीक है? उसके बाद उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा। उन्होंने ये बताया था, इफ सक्सेसफुल करिश्मा ऑलमोस्ट इमीडिएटली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ रूटिनाइजेशन। उन्होंने बोला था, अगर जैसे कि गांधी जी है, कई बार क्या होता है कि जो हमारा करिश्मा होता है वो इतना ज्यादा रूटिनाइज हो जाता है कि वो ट्रेडिशनल या फिर रैशनल लीगल अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जैसे गांधी जी हैं, उनका करिश्मा इतना ज्यादा था कि वो एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी में भी कन्वर्ट हो सकते थे। मतलब हो सकता है कि जो गांधी जी के बेटे हैं, हो सकता है अगर वो रूटिनाइजेशन हो जाता तो गांधी जी के बेटे को भी लोग उतने ही ज्यादा उनसे इन्फ्लुएंस होते, क्योंकि वो सोचते कि ये गांधी जी है, जो हमारे आइडियल उनके बेटे हैं, तो मतलब ये भी उतने ही कैरिज्मेटिक होंगे, तो हम उनकी बात भी सुन सकते हैं। या फिर हो सकता है कि अगर उनके बेटे को लोग इतना ज्यादा मानते हैं कि उनको लीगल अथॉरिटी भी हो सकता है दे दी जाती। ऐसा कई बार होता है। तो मतलब जब करिश्मा जो है, करिश्मेटिक जो क्वालिटीज होती हैं, अथॉरिटी होती है, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा टाइम तक चलती है, तो वो ट्रेडिशनल या फिर रैशनल लीगल में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं, जो वेबर से रिलेटेड है। ड्रेमन एरन जो एक थिंकर हैं, उन्होंने वेबर को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सोशियोलॉजिस्ट बोला था। मतलब सारे सोशियोलॉजिस्ट में जो वेबर है सबसे ग्रेटेस्ट सोशियोलॉजिस्ट, सबसे ग्रेट, सबसे अच्छे सोशियोलॉजिस्ट कौन है, वेबर। ये किसने बोला था? रेमंड एरन ने। उसके बाद एक और ट्राइब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी। उन्होंने बोला था, ट्राइब्स लूज टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस एंड बिकम कास्ट। उन्होंने बोला था, जब जो ट्राइब्स होते हैं एक एरिया में रहते हैं, जब वो एरिया लूज कर देते हैं, जब एरिया से हट जाते हैं, तो वो कास्ट बन जाते हैं। मतलब उन्होंने बताया, मतलब इसका मतलब उन्होंने ट्राइब और कास्ट में एक ही डिफरेंस बताया था। जो कास्ट हैं वो सारी कास्ट एक जगह पे नहीं रहती हैं, लेकिन जो ट्राइब्स हैं उनका एक पर्टिकुलर एरिया रहता है। आपको एक टाइप के जो भी ट्राइब्स हैं वो एक एरिया में मिलेंगे, लेकिन आज के टाइम पे जो कास्ट हैं वो अलग अलग जगह बटी हुई हैं। तो जब ट्राइब जो है अपना जो एरिया छोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? कास्ट बन जाएंगे। फिर उन्होंने आइडियल टाइप को क्या बोला है? फॉलोइंग अ रूल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिविटी। किसी रूल को ऑब्जेक्टिविटी के रिस्पेक्ट में फॉलो करना क्या होता है? आइडियल टाइप होता है। उसके बाद बस, तो ये कुछ मेजर कॉन्सेप्ट थे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं मैथ्स वेवर को, जो मैंने आज पढ़ाए हैं। इनके अलावा उन्होंने सिटी पे भी काम किया है। उन्होंने बहुत सारे काम किए, जो आगे हम जो आगे की जो यूनिट्स पढ़ेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो यूनिट पढ़ेंगे, उसमें हम इनके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझेंगे, पढ़ेंगे। बट ये जो है ये बिल्कुल ही मेजर कॉन्सेप्ट है जो हर एग्जाम में सोशियोलॉजी के आते हैं। अब उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आप पढ़ लीजिए। पहली जो है उनकी पहली बुक, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एंशियंट जुडाइज्म, द सिटी,
रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, थ्री टाइप ऑफ लेजिटिमेट रूल, ठीक है। अथॉरिटी हमने पढ़ी थी, कैरिज्मेटिक, ट्रेडिशनल एंड लीगल, रैशनल। फिर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स एज वोकेशन, साइंस एज वोकेशन, रैशनल एंड सोशल, फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक पे भी इन्होंने बुक लिखी थी। ये अगर क्वेश्चन आता है और आपको पता ना हो तो आप कभी भी मैथ्स के टिक नहीं करेंगे, लेकिन ये अगर बुक आए, रैशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक बुक किसने लिखी है, तो वो लिखी है मैक्स वेबर, ठीक है। एक और चीज है, सेकंड, जो इन्होंने स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, इसके जो पॉइंट है इसमें, मैन ऑफ वोकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैन ऑफ वोकेशन किसने बोला है, मैक्स वेबर ने बोला है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट्स थे। आपको जो भी डाउट हो आप प्लीज पूछिए, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट सॉल्व होंगे। और कोई भी टॉपिक अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो इसमें एक अलग से वीडियो बन सकता है, आप बताइए जो भी डाउट है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको नया समझना है वो भी आप बताइए। हमारी इसके साथ एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्लासेस भी चलेंगी, क्योंकि 1 डेढ़ महीने में पेपर है तो बहुत ज़रूरी है पीवाईक्यू सॉल्व करना। एक मॉक के टाइप में भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, तो वो क्लासेस भी अभी आएंगी। तो ये हमारे सेकंड क्लासिकल थिंकर थे। नेक्स्ट क्लास में हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।